अब हम लोग आते हैं एक्चुअली में जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसको समझते हैं, है ना। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए दोनों सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब है उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। तो इसमें करा क्या जाता है, जैसे देखेंगे यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है और इसमें ये दो स्लिट दिख रहे हैं। एक स्लिट जो है वो ये हो गया और एक स्लिट जो है ये यहाँ पर है। ये जो है ये स्क्रीन है, ठीक। तो यहां से जाने वाला लाइट और यहां से जाने वाला लाइट यहां पर दोनों सेम फेज में हो, ये जरूरी है ना। जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो आगे जा करके आएगा, यहां पर दोनों सेम फेज में होना चाहिए, तभी फेज डिफरेंस आगे कांस्टेंट रहेगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर एक ही सोर्स लिया जाता है और एक ही सोर्स से जो लाइट है ये दोनों स्लिट से होकर के पास करता है। तो देखेंगे कि ये बिल्कुल सोर्स जो है दोनों स्लिट्स के बीचों बीच है, तो यहां से यहां तक का पाथ लेंथ और ये वाला पाथ लेंथ इक्वल होगा, यानी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा 0, यानी कि यहां पर फेज डिफरेंस होगा 0। तो ये जो यहां पर जो दो स्लिट्स हैं ये दो सोर्स जैसा काम करते हैं, और सोर्स जैसा काम करने का मतलब है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है यहां पर 0 होगा, ठीक। और चूंकि एक ही सोर्स से लाइट जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी दोनों की, है ना। दोनों लाइट जो जा रहा होगा इधर और इधर, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी और दोनों का वेवलेंथ भी बराबर होगा। तो जो मोनोक्रोमेटिक वाला कंडीशन बताया था, सेम फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन बताएगा, वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों स्लिट हो गए। यहां पर जैसे सोर्स यहां पर रखा हो तो सोर्स से जो लाइट जाएगा ये भी एक तरह से स्लिट है, इसके पीछे समझने की सोर्स रखा हुआ है। तो इस पतले से स्लिट से जो लाइट वेव निकलेगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, कुछ इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप का होगा। ये फैलता जाएगा ऐसे, है ना, बड़ा भी होगा कुछ, मैंने कम ही दिखाया है, एक्चुअली में ये काफी बड़ा सिलिंड्रिकल होना चाहिए, ठीक। अब यहां से जो लाइट गया है वो दो स्लिट से होकर के पास करेगा, यहां से पास करेगा। अब जैसे यहां से पास करेगा तो इसके आगे का जो वेव फ्रंट होगा वो भी सिलिंड्रिकल शेप का होगा। जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलिंड्रिकल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर जो है ये पतला सा है तो सिलेंडर का एक्सिस जो है यहां पर होगा, है ना। ऐसे सिलेंडर बन रहा, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ऐसे दिखेगा यहां से, और ये सिलिंड्रिकल सरफेसेज बन रहे हैं। तो वैसे यहां भी सिलिंड्रिकल सरफेसेज बनेंगे, कुछ इस टाइप के सरफेसेज बनेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। और यहां से जो लाइट जा रहा होगा यहां से भी सिलिंड्रिकल जो सरफेस बनेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि दोनों वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट यहां से था और एक वेव फ्रंट यहां से था, हर जगह पर दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, तो बीच में इंटरफेरेंस होगा। तो जैसे मैंने ये जो लाइंस दिखाई है, एक्चुअली में ये क्या है, यहां पर ये मैक्सिमा बन रहा है, ये ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ये ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, बीच में डार्क वाला दिखाया है। इसको जैसा कि पहले मैंने दिखाया था फिगर में, वैसा पीछे स्क्रीन पर वैसे भी दिखा दिया है। जैसे ये वाला ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये सेंट्रल वाला ब्राइट फ्रिंज हो गया। और इसके जस्ट ऊपर ये जो है ये डार्क हो गया, फिर ये वाला ब्राइट हो गया, है ना, ये फिर ये हो गया ब्राइट, और बीच में ये वाला डार्क हो गया। तो अल्टरनेट जो है यहाँ पर डार्क ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेस जो है यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले एक फिगर बनाया था वैसा ही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे देखेंगे ये जो स्लिट है, स्लिट 1, उसकी जगह पर मैंने सोर्स S1 लिखा है, और ये जो दूसरा वाला स्लिट है ये दूसरे सोर्स का काम कर रहा है, उसको यहाँ पर लिखा है, ठीक। दोनों जो स्लिट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कि स्मॉल d है ना, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है स्मॉल d। ये हो गया स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है वो यहाँ पर है, तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन मान लिया कि ये d है, ठीक। अब इसमें ये माना जाता है कि ये जो दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो
स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के सेपरेशन से बहुत ही छोटा है। जैसे अगर ये मीटर में होगा तो ये जो d है वो मिलीमीटर में होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली में सेंट्रल लाइन है ना। और ऐसा मान लेते हैं कि सेंट्रल लाइन से y हाइट पर यहां पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस चेक करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां से एक लाइट वेव जो है उस पॉइंट तक जाएगा, फिर यहां से उसी पॉइंट तक एक वेव जाएगा ऐसे। ठीक है, दो वेव चले गए। अब जो है ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से भी एक लाइन वहां पर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये कुछ ऐसा आ गया। अब मान लिया जाए कि जो सेंट्रल लाइन है और ये जो अभी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इनके बीच का एंगल है थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। तो ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 होना चाहिए, है ना। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो हम लोग ऐसा मानते हैं जैसे ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, कि ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से दिखेंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे। जैसे ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। ठीक है, तो इस लाइन में और इस लाइन में अगर डिफरेंस पता करना हो तो क्या करेंगे, इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां से आगे का जो लेंथ होगा इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब इस लाइन का एक्स्ट्रा लेंथ जो बचेगा यहां पर, ये जो है इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस आएगा। यहां से परपेंडिकुलर डालने से ये वाला लेंथ, यहां से आगे का और यहां से आगे का, ये दोनों इक्वल लेंथ का माना जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। तो उसी तरह से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये d बहुत छोटा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही पतले जैसे पास में दिख रहे होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जितना ट्रेवल करेगा यहां से इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा वाला जो डिस्टेंस होगा ये इन दोनों वेव के बीच में यहां पर पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो हमने ये एंगल लिया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा हो गया, है ना। अब देखिए ये बड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक, इसमें ये d है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में d साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो वेव गया और यहां से जो वेव गया, दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो d साइन थीटा होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकालना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये d साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो कैसे चेक करेंगे कि यहां पर मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है, यहां पर आगे चेक करेंगे हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो तरह के अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। पहला अप्रोक्सीमेशन होता है ये स्मॉल d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D। ये हमेशा ही ट्रू होता है। ये अप्रोक्सीमेशन मान करके चलेंगे तभी ये पाथ डिफरेंस जो है d साइन थीटा आएगा, है ना। ये हमने मानकर चला तभी हमने ये कहा कि ये जो है इनके बीच का जो गैप है वो काफी कम है, जैसा यहाँ फिगर बनाकर मैंने बताया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा। ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब d बहुत ही कैपिटल D से छोटा हो, और तभी जो है ये सेपरेशन d साइन थीटा के बराबर आएगा। तो पहला अप्रोक्सीमेशन जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, स्मॉल d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D, और इससे कर सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा ये d साइन थीटा होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है ना, जहां पर n की वैल्यू हम लोग 0 से 1 2 3 इस तरह से रखते हैं, है ना। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n-1 λ/2 ऐसा आएगा, जो हमने पहले अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया था, है ना। यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो ये होता है कि थीटा बहुत स्मॉल है। अप्रोक्सीमेशन 2 मतलब दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये होता है थीटा इज स्मॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर थीटा स्मॉल होने का मतलब है कि जैसे ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल के आसपास में जो फ्रिंजेज बनते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो फ्रिंज होगा वो सेंट्रल लाइन के कहीं ना कहीं पास में होगा। पास में होगा तो थीटा स्मॉल माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला अप्रोक्सीमेशन सही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे जैसे बहुत दूर वाला जो फ्रिंज है, सबसे लास्ट फ्रिंज है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और थीटा जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन हम लोग नहीं लगा सकते, है ना। सिर्फ ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप बोर्ड के क्वेश्चन में देखेंगे या जेईई के क्वेश्चन में भी देखेंगे, तो जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के आसपास ही पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो उस केस में थीटा जो है स्मॉल होता है। अगर बाई चांस लास्ट वाले फ्रिंज के बारे में पूछा गया है तब हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, ठीक। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं, हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि थीटा जो है वो स्मॉल है। थीटा जब स्मॉल होगा तो जो साइन थीटा है उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, है ना। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस आया था अपना d साइन थीटा यहां से, तो इसको मैं लिख सकता हूं d tan थीटा, यानी कि d tan थीटा की वैल्यू यहां से देखें, यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बड़ा सा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइट, और ये बेस या एडजेसेंट साइड। तो हाइट है इसका y और ये एडजेसेंट साइड है d। तो tan थीटा की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो y/D आना चाहिए। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू y/D रख देते हैं, है ना। ये यहां पर y/D है, ठीक। अब चूंकि पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये आ गया y के टर्म में, तो कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x यानी कि dy/D ये होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल, यानी जो y है, y को हम लोग लिख सकते हैं n कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। ये हो गया y की वैल्यू, है ना। और यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे रखेंगे। तो y क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा कि किस किस हाइट पर ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे, या किस नीचे जाने पर भी सेंट्रल फ्रिंज से कितने डिस्टेंस नीचे या कितने डिस्टेंस ऊपर पर ये ब्राइट फ्रिंजेज हमें दिखेंगे। तो कह सकते हैं सो ब्राइट फ्रिंजेस will be observed at y is equal to 0। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, फिर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो d लैम्डा बाई स्मॉल d, 2 रखेंगे तो 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, फिर 3 रखेंगे। तो ये एक्चुअली में पोजीशन आ गए, है ना। जैसे देखेंगे कि जैसे ये सेंट्रल फ्रिंज है ना, तो अगला जो फ्रिंज आएगा एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो पूरे ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज दिखाया है, तो ब्राइट फ्रिंज के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी बराबर नहीं होता है ना। बिल्कुल बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का समझ सकते हैं कि ग्राफ है, लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है, यहां पर इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 0 है ना।
या मिनिमम कर सकते हैं रूट I1 माइनस I2। I1 I2 बराबर होते हैं, यहाँ पर 0 भी हो सकता है ना। तो ये जो पीक दिख रहा है यहाँ पर, पीक को ही हम लोग मैक्सिमा का पोजीशन मानते हैं। ये भी मैक्सिमा का, ये 0 ऑर्डर मैक्सिमा कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखेंगे ये सेंट्रल है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और ये वाला सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का लोकेशन हो गया, ठीक। अगर हमें पता करना हो कि ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होता है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ का मतलब हुआ जैसे यहां से एक्चुअली में दो मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है, जैसे देखेंगे यहां से ये हो गया मिनिमा, फिर ये होता है मिनिमा, ये होता है मिनिमा, तो दो मिनिमा के बीच में ये ब्राइट फ्रिंज माना जाता है। उसी तरह से ये दो मिनिमा हो गए, ये दो मिनिमा के बीच में ये ब्राइट फ्रिंज माना जाता है ना। तो ब्राइट फ्रिंज ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक मैक्सिमा यहां पर है, एक मैक्सिमा यहां, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा डी लैम्डा या लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यह आ गया। अब कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वो इतना ही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। यानी ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है वो हो गया एक मिनिमा यहां पर, एक मिनिमा, दो मिनिमा के बीच का जो गैप है उसको ब्राइट फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और उसी तरह से डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, दो मैक्सिमा के बीच में, इसके और इसके बीच का जो ये कहलाएगा डार्क फ्रिंज का विड्थ, है ना। मतलब हम बात करें मिनिमा की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो गया और ये सेकेंड ऑर्डर मिनिमा हो गया, है ना। उसी तरह से यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, इधर मैंने मिनिमा का नंबर लिखा है और इधर जो है ये मैक्सिमा के नंबर मैंने लिखे, ठीक है। तो दो मैक्सिमा के बीच का जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। और दो मिनिमा के बीच का, जैसे ये मिनिमा है और एक ये मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच का जो गैप होगा इसको हम लोग कहते हैं यहां पर ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा डी बाई डी आएगा, है ना। तो ये तो हमने पता करा कि मैक्सिमा जो है वो कहां कहां पर बनेंगे, यानी कि ब्राइट फ्रिंज जो है वो कहां कहां पर बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो डार्क फ्रिंज है वो किस किस पोजीशन पर बनेगा। तो कहा जा सकता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की वैल्यू आया था y d बाई कैपिटल D शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, है ना। यहां पर देखें, यहां पर हमने क्या कहा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है d साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली में इतना आ गया, तो इसके जगह पर dy बाई कैपिटल D रखेंगे और ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए डार्क फ्रिंजेस के लिए, है ना। तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी ये 1 से शुरू किया जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर मिनिमा होता नहीं है, यानी कि y का जो वैल्यू है ये हो गया 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d, ये हो गया। तो कह सकते हैं सो डार्क फ्रिंजेस will be observed at y is equal to, n का वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, है ना। तो n का वैल्यू 1 रखने से यह आएगा लैम्डा d बाई 2d, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यह आएगा 3 लैम्डा d बाई 2d, फिर n का वैल्यू यहां पर जो है 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 5 लैम्डा d बाई 2d, इस तरह से आएगा। तो इसमें अगर हम लोग डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालें
डार्क फ्रिंज विड्थ, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ये भी आएगा लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इतना ही आएगा। इसके और जो है ऐसा कर सकते हैं कि ये जो माइनस है, देखें यहाँ पर, यहाँ जो हमने फिगर बनाया है ना, ये 1 और 1, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर आया है लैम्डा डी बाई 2d। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो सेंट्रल से कितना डिस्टेंस ऊपर है, लैम्डा डी बाई 2d। देख सकते हैं यहाँ पर ये लैम्डा डी बाई 2d है। तो लैम्डा डी बाई 2d ऊपर भी है और लैम्डा डी बाई 2d नीचे जाएंगे तो यहाँ भी डार्क है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये कहलाएगा ब्राइट फ्रिंज का विड्थ, ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। उसी तरह से अगर हमें डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो सेंट्रल फ्रिंज और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ये निकालेंगे। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर है, ये है, और सेंट्रल फ्रिंज ये बीच का जो गैप है एक्चुअली में ये डार्क फ्रिंज का विड्थ बताएगा। ये भी आएगा डी लैम्डा डी बाई 2d, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि चाहे डार्क फ्रिंज का विड्थ निकाले या ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकाले, दोनों का विड्थ जो है वो इक्वल होता है। अब अगर हमें इसमें पता करना हो कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन सकते हैं तो कैसे पता करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जो n है, n की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकती है। हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस होता है d साइन थीटा, ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो वो n लैम्डा के बराबर होता है ना। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के लिए ये हुआ, है ना। अब देख सकते हैं कि जो सबसे दूर वाला जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसके लिए लाइट रे ज्यादा से ज्यादा कितना, तो मान लिया कि स्क्रीन जो इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो ये जो लाइन हमने भेजा है यहाँ पर, ये लाइन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले सकता हूँ। 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 90 से बड़ा होने का मतलब है कि ये जो स्क्रीन है इसके पीछे चले जाएगा, है ना, यानी जो पॉइंट है इसके पीछे चले जाएगा, वो हो नहीं सकता है। तो थीटा की वैल्यू मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर ये इन्फिनिटी तक भी गया हो तो थीटा की वैल्यू ज्यादा से 90 डिग्री हो सकता है। अगर थीटा 90 ले लेंगे तो वहां पर जो n आएगा वो मैक्सिमम वाला n होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, n विल बी इक्वल टू n मैक्सिमम। तो इसमें रख करके देखेंगे d साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू n मैक्सिमम इंटू लैम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n मैक्सिमम जो है ये हो गया d बाई लैम्डा, यानी n का बड़ा से बड़ा वैल्यू जो हो इतना आ सकता है। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस कितने हो सकते हैं। देखें यहां पर अगर ये n मैक्सिमम है, n शुरू होता है 0, यहां से 0 से ऊपर n तक जाता है। अगर इधर n मैक्सिमम नंबर है तो नीचे भी n मैक्सिमम नंबर होगा, यानी 2n मैक्सिमम नंबर हो गए ब्राइट फ्रिंज के, 2n मैक्सिमम प्लस एक सेंट्रल वाला इसमें नहीं आता, है ना। n तो हो गया 1 2 3, ठीक है। एक 0 वाला जो सेंट्रल वाला उसको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो हो सकते हैं वो हो सकता है 2n मैक्सिमम प्लस 1, यानी कि 2d बाई लैम्डा प्लस 1, ये हो सकता है। अगर हमें पता करना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो हमें पता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कभी भी डार्क नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा n मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा n मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस भी बन सकते हैं। उसी तरह से नीचे अगर n मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं तो n मैक्सिमम नीचे डार्क भी बन सकते हैं, यानी n मैक्सिमम ऊपर और n मैक्सिमम नीचे, यानी कि 2 इंटू n मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस बन सकते हैं। सेंट्रल फ्रिंज कभी डार्क फ्रिंज होता नहीं है। तो कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस विल बी इक्वल टू 2 इंटू
एन मैक्सिमम, और एन मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आया है dy लैम्डा, तो यहां से dy लैम्डा रख सकते हैं। ठीक, तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी में हमें क्या ध्यान रखना है, स्पेशली जब बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड में दोनों ही अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किए जाते हैं। दो अप्रोक्सीमेशन कौन से? पहला अप्रोक्सीमेशन ये था कि जो स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है वो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन से बहुत छोटा है, पहला अप्रोक्सीमेशन तो ये है। और दूसरा अप्रोक्सीमेशन था कि जो थीटा है वो स्मॉल है। स्मॉल थीटा का मतलब क्या हुआ? स्मॉल थीटा का मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ही हायर ऑर्डर के फ्रिंजेस के बारे में पता नहीं करना होता है ना। जैसे देखेंगे एक यहाँ पर स्लिट है, एक यहाँ पर है, तो बहुत पास वाले जैसे 3rd नंबर, 4th नंबर या 6th या 10th फ्रिंज का लोकेशन पता करना होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उस केस में थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है ना। तो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होने का मतलब कि 1st, 2nd, 3rd फ्रिंज का जो है लोकेशन हमें पता करना होता है, उसके लिए थीटा स्मॉल होता है। और स्पेशली बोर्ड में यही सारे मतलब कि लोअर ऑर्डर वाले फ्रिंजेस के बारे में पूछा जाता है और इसलिए थीटा हमेशा ही स्मॉल रहता है। तो दोनों अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद जो हम लोग कह सकते हैं वो ये कि जो पाथ डिफरेंस है वो y d/d आएगा, है ना। जो हमने पहले सीखा था कि d साइन थीटा होता है पाथ डिफरेंस, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है बोर्ड के क्वेश्चंस में, सीधे ये अप्लाई करना है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू y d/D। अगर ये n लैम्डा के इक्वल है तो मैक्सिमा होगा, यानी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। उस केस में जो ब्राइट फ्रिंजेस का लोकेशन है y वो आ जाएगा n लैम्डा D/d, जहां पर n का वैल्यू हम लोग 0 से शुरू करेंगे, है ना। उसी तरह से अगर डार्क फ्रिंज के केस में बात करें, ये है फॉर डार्क फ्रिंजेस, जो पाथ डिफरेंस है y d/d, बिल्कुल जो यहाँ यूज किया वही वाला, ये λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर डार्क फ्रिंज का लोकेशन पता करेंगे तो y का वैल्यू आता है 2n-1 λd/2d, जहाँ पर n का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 ऑर्डर का डार्क फ्रिंज नहीं होता है, 1st ऑर्डर का डार्क फ्रिंज होता है। तो ये सीधे ऑर्डर बताएगा, है ना। अगर कोई यूज करता है फॉर्मूला 2n+1 तो उसमें वो n का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करेगा, है ना, जबकि 0 ऑर्डर का डार्क फ्रिंज होता नहीं है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर फ्रिंज वेट पता करना हो तो nth ऑर्डर का फ्रिंज में से n-1th ऑर्डर का जो फ्रिंज है दोनों के बीच का सेपरेशन पता करेंगे तो फ्रिंज वेट बताएगा λD/d। ये फॉर्मूले याद रखने हैं और यही फॉर्मूले बोर्ड में अप्लाई करने हैं। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि NCERT में सोल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। इसमें पूछा गया है 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। मतलब ये है कि इसमें स्मॉल d दिया गया है 1 मिलीमीटर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर, और जो कैपिटल D है वो दिया गया है 1 मीटर। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम इज यूज्ड। ध्यान रखना है कि यहाँ पर कलर तो 2 दिए गए हैं, 2 कलर है, एक्चुअली में दोनों का मिक्स होगा, कोई एक ही वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट भेजा गया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजा गया है, तभी जो है इसमें जो है जो सही तरीके से फ्रिंज पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो है 5000 एंगस्ट्रम, यानी 5000 × 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया λD/d, ये वैल्यू रखेंगे 5000 × 10⁻10, कैपिटल D है 1 मीटर और ये है 10⁻³ है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴। तो इसको लिखा जा सकता है 0.5 × 10⁻³ मीटर या 0.5 मिलीमीटर, है ना। तो फ्रिंज विड्थ जो है ये 0.5 मिलीमीटर आ गया। हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है, उस एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसमें कई तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं।
तो जो चेंजेस किए जाएंगे उससे उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो फ्रिंज पैटर्न है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में सोल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन फॉलोइंग ऑपरेशंस। फॉलोइंग ऑपरेशंस का मतलब कुछ चेंजेस हम लोग करेंगे, उनको हमने ऑपरेशन कहा है। अब देखेंगे ये सारे ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या आता है। जैसे कि ये पहला है, इसमें कहा गया द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। स्लिट से हम लोग स्क्रीन को दूर कर देते हैं। तो जो कैपिटल डी होता है ना, कैपिटल डी हम लोग रखते हैं स्लिट्स और जो स्क्रीन है उसके बीच का सेपरेशन। तो ये जो कैपिटल डी है वो इंक्रीज हो जाएगा जब स्लिट्स को स्क्रीन से दूर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है थीटा, ये लैम्डा बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रिंज विड्थ जो होता है इसको हम लिखते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो देख सकते हैं कि इसमें तो कैपिटल डी आता है, ये एक फैक्टर है। अगर डी को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाता है ना। लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फैक्टर है इसमें देखेंगे ये जो फॉर्मूला है इसमें कैपिटल डी वाला टर्म है नहीं, कैपिटल डी वाला टर्म नहीं है। तो उस कैपिटल डी में कोई भी चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम रहेगा। अब ये है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, मैं हल्का सा हिंट देता हूँ। जैसे ये स्क्रीन है ना, और स्लिट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सपोज ये फ्रिंज है अपना, तो यहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया थीटा। ये जो एंगल, ये जो फ्रिंज है वो यहाँ पर जो सेंट्रल लाइन होता, सेंट्रल पॉइंट होता है इधर स्लिट्स के बीच में, दोनों स्लिट्स के बीच में, यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करता है ये फ्रिंज, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसकी जो वैल्यू है हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। जैसे ये आप जानते हैं कि सपोज ये फ्रिंज विड्थ है बीटा, ये डिस्टेंस होता है डी। अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ, ये डिस्टेंस काफ़ी हम लोग बड़ा लेते हैं, तो ये थीटा जो है ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी। बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो बीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये लैम्डा बाई डी आ जाएगा। फ्रिंज विड्थ बहुत ही, अगर ये थीटा की बात करें, थीटा बहुत ही छोटा होता है ना, तो थीटा वो छोटा होता है, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा जो है ये लैम्डा डी के इक्वल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसमें जो कैपिटल डी है, जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है, वो कोई फैक्टर नहीं है इसमें, और इसीलिए ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो चेंज नहीं होता डी को चेंज करने से। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है इसमें क्या बताया गया, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। मतलब पहले मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ इमिट करने वाला सोर्स है ना। तो उस सोर्स को हमने हटाया, उसके बाद एक ऐसा सोर्स रखा जो कि कम वेवलेंथ का लाइट इमिट करता है, छोटे वेवलेंथ का लाइट इमिट करता है। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें देखेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा पर डिपेंड करता है, फ्रिंज विड्थ जो है ये भी लैम्डा पर डिपेंड करता है। चूंकि लैम्डा को हमने कम कर दिया है, शॉर्टर वेवलेंथ लिया है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगा और फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगा, है ना। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज विड्थ बोथ डिक्रीजेस। इसके बाद जो सी पार्ट है इसमें कहा गया द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिट्स प्लेन। अब सोर्स स्लिट क्या है, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लिट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर एक स्लिट होता है जहाँ से सोर्स जो है लाइट फेंक रहा होता है ना। तो ये जो स्लिट है इसको सोर्स स्लिट कहा जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि सोर्स स्लिट को इस डबल स्लिट के प्लेन के पास में लाया गया, ये जो सेपरेशन है उसको पास में लाया गया। तो पास में लाने से क्या होगा कि जो सोर्स अगर छोटा भी होगा तो वहां पर आकर के बड़ा दिखने लगता है, उसके कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स आने लगते हैं,
है ना, फिर उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा कुछ बनने लगता है। तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर दूर रहता है तो एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिखता है, पास में आता है तो बड़ा दिखता है, उस पर कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे और हर पॉइंट से लाइट जो है यहाँ पर अब जाएगा। तो हर पॉइंट से लाइट जाएगा तो सबका अपना अपना फ्रिंज पैटर्न बनेगा, फ्रिंज पैटर्न बनेगा और मिक्सअप होने लगेगा। जब मिक्सअप होने लगता है तो क्या होता है कि जो शार्पनेस है फ्रिंज पैटर्न की वो घटने लगती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, फ्रिंजेज ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोर्स, चूंकि सोर्स पास में आ गया है, ओवरलैप, तो डिफरेंट पार्ट से जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा होगा वो ओवरलैप होने लगेगा एंड शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेज डिक्रीजेज। ठीक, इसके बाद जो अगला पार्ट है इसमें पूछा गया द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, मतलब ये जो सोर्स स्लिट है पहले छोटा सा था, अब इसको बड़ा कर दिया, और बड़ा करने से हमारा ऐसे कर सकते हैं कि जो सोर्स है वो बड़ा हो गया, उस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो बढ़ गए, हर पॉइंट से यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस होगा, लाइट जाकर यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स में, ऊपर वाले ऑपरेशन में जो चेंजेज हो रहे थे वही वैसा ही चेंज कुछ यहाँ भी हो रहा है। इसमें पास ला करके सोर्स को हम लोग बड़ा कर रहे थे, वहां पर स्लिट विड्थ बढ़ाकर सोर्स को बड़ा कर रहे हैं, तो जो चेंज है वो सिमिलर है और इसलिए जो रिजल्ट है वो भी सिमिलर होगा। रिजल्ट क्या आएगा, फिर से डिफरेंट पॉइंट्स के जो फ्रिंज पैटर्न्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, तो फ्रिंज पैटर्न का जो शार्पनेस है वो घटेगा। शार्पनेस का मतलब क्या है, जो क्लैरिटी है कि ब्लू अलग दिख रहा है, रेड अलग दिख रहा है ना, वो क्लैरिटी कम हो जाएगी, मतलब सब मिक्सअप होने लगेगा और इसको कहते हैं कि शार्पनेस घटेगा। तो इसका भी आंसर सेम है, ऊपर वाला जो आंसर है सी का जो आंसर है वही डी का आंसर होगा। इसके बाद अगले पार्ट में पूछा गया है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है स्मॉल डी, है ना, जैसे एंगुलर विड्थ था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको हमने लिखा था लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये जो डी होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स होता है, फ्रिंज विड्थ में भी ये स्मॉल डी देखेंगे, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्लिट्स का बीच का जो सेपरेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया। थीटा, ये डी इंक्रीज करेंगे तो थीटा घटेगा, ये बीटा भी घटेगा डी को इंक्रीज करने से। तो एक्चुअली में एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगा और फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या बताया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज विड्थ बोथ डिक्रीजेस। इसके बाद जो आखिरी पार्ट है इसमें कहा गया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब सिंगल वेवलेंथ भेजने वाला, और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब एक से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट भेज रहा हो, है ना, और ये व्हाइट लाइट भेज रहा है, मतलब कि बहुत सारे उसमें वेवलेंथ के लाइट्स हैं वो भेज रहा है। तो मोनोक्रोमेटिक को हटा करके अगर व्हाइट लाइट भेजेंगे तो उसमें खूब सारे वेवलेंथ होते हैं और हर वेवलेंथ जो है सबके लिए जो मैक्सिमा है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एक ही जगह पर बनता है ना, सबके लिए पाथ डिफरेंस जीरो तो यहीं पर आएगा। और इसलिए जितने भी कलर्स होंगे व्हाइट लाइट में, हर कलर के लिए मैक्सिमा यहाँ पर, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो सारे कलर्स चूंकि यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे तो ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ये तो व्हाइट दिखता है ना, और चूंकि जो विजिबल रेंज में जो लाइट होता है उसमें ब्लू कलर और रेड कलर जो है उनके वेवलेंथ में काफी डिफरेंस होता है ना, तो उनका पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। जो व्हाइट है, व्हाइट के जस्ट बगल में रेड लाइट का फ्रिंज दिखेगा, यहाँ भी रेड लाइट वाला फ्रिंज जो है वो दिखेगा। उसके आगे जाएंगे तो ब्लू वाला भी दिखेगा, लेकिन जब बहुत आगे जाते हैं इधर, तो इधर जाकर सब मिक्सअप होने लगते हैं। मिक्सअप होने का मतलब है कि ब्लू, रेड, ग्रीन सब एक ही जगह ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। जब सब ओवरलैप करने लगेंगे तो फ्रिंज तो दिखेगा ही नहीं, क्लैरिटी गायब हो जाएगी, शार्पनेस खत्म हो जाएगी। तो फ्रिंज पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक दो ऑर्डर तक जो है ना, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर तक ही दिखता है, उसके बाद फ्रिंज पैटर्न दिखता ही नहीं है ना, मतलब वो मिक्स हो जाएगा, एक तरह से कहेंगे व्हाइट लाइट जैसा दिखता है। तो ये जो है इसका रिजल्ट आएगा। इसमें बताया क्या गया है कि सेंट्रल फ्रिंज बिकम्स व्हाइट, जैसा कि मैंने बताया, देन रेड फ्रिंजेज, उसके जस्ट बगल में रेड फ्रिंजेज आएंगे, फारदेस्ट क्लियर फ्रिंज इज ब्लू, उसके बाद क्लियर फ्रिंज दिखेगा, जैसे एक व्हाइट वाला क्लियर दिखेगा, रेड वाला क्लियर दिखेगा, फिर ब्लू वाला दिखेगा, उसके बाद सारे मिक्सअप हो जाएंगे एंड रेस्ट फ्रिंजेज आर मिक्सड अप सो नो क्लियर पैटर्न अपीयर्स।